तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। आज हम लोग पूर्णतः नए सिलेबस क्लास 9 और 10 पर आधारित किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 3 देखेंगे। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। पूर्णतः हूबहू न्यू सिलेबस जो आपका ऐड हुआ है क्लास 9 और 10 का बिहार पुलिस में, सभी प्रश्न उसी पर आधारित है। नया सेट ये तैयार किया गया किरण पब्लिकेशन का, इसलिए सभी सेट को लगाना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। डेली आपको एक सेट प्रैक्टिस हो सकती है, तो 2 सेट प्रैक्टिस करवा के आपको बहुत जल्द सेट इसका आपको समाप्त कर देंगे। तो इस चैनल पर बने रहिए, सभी सेट आपको करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है। तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, तो अंधेरा का विलोम क्या होगा? अंधेरा का विलोम हो जाएगा प्रकाश, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। तो कादम्बरी का समानार्थी नहीं है इसमें कौन? तो लक्ष्मी जो है कादम्बरी का समानार्थी नहीं है, यानी कि साइनो नहीं है। बाकी मैना, सरस्वती और मदिरा ये कादम्बरी का समानार्थी है, ठीक है। कादम्बरी से एक क्वेश्चन आपको इतिहास में देखने को मिलता होगा कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन था? तो बाणभट्ट था। वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट, है ना। बाणभट्ट की पुस्तक है कादम्बरी। नेक्स्ट है, इनमें से गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो मुहावरे काफ़ी इजी रहता है, ऑप्शन देख के भी आप दिमाग में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। गाल बजाना मतलब क्या होगा? गाल बजाना मतलब डींग हाँकना हो जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, गाल बजाना यानी डींग हाँकना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों हमें से याद रखना है। उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे है उसे, उपसर्ग उसे आगे है, किसी शब्द के जो आगे आकर उसका अर्थ बदल दे उपसर्ग। अब प्रत्यय यानी पीछे, पो से प्रत्यय, पो से पीछे, जो किसी शब्द के पीछे आकर उसका अर्थ बदल दे वो प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी उपसर्ग किसमें नहीं है। तो इसमें उपसर्ग नहीं है, किसमें? सुरेश में उस उपसर्ग नहीं है, ठीक है। देखिए, अत्यधिक इसमें उपसर्ग है, विदेश इसमें उपसर्ग है, सुयोग इसमें उपसर्ग है, सुरेश में उपसर्ग नहीं है क्योंकि ये नाउन है, ये संज्ञा है, इसमें उपसर्ग नहीं होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो स्वर्गीय लिखा हुआ है, ठीक है। स्वर्गीय कौन सा अच्छा वाला? तो ये वाला स्वर्गीय, ये करेक्ट है, ठीक है। ये सब क्या है, आसानी से आप पढ़ेंगे, जब हिंदी रेगुलर आप पढ़ते हैं तो क्या है, ये सब अपने आप दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि हाँ स्वर्गीय ये वाला सही है, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो स्वर्गीय ये वाला इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्राम गीत का मर्म कहानी के अनुसार कला गीत का आरंभ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्राम गीत, है ना। ग्राम गीत का मर्म कहानी के अनुसार कला गीत का आरंभ क्या है? तो ग्राम गीत है। आगे आपको मैथ और रीजनिंग का जितने भी प्रश्न हैं सभी सोल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो देखने की इच्छा क्या कहलाता है? वो कहलाता है दिदीक्षा, है ना। दिदीक्षा, देखने की इच्छा दिदीक्षा। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि खाने की इच्छा क्या कहलाता है, तो बुभुक्षा कहलाता है ना। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाता है, ठीक है। अगर पूछे कि जानने की इच्छा, तो जिज्ञासा कहलाता है। अच्छा, कुल लाभ पाने की इच्छा, तो लाभ पाने की इच्छा वो कहलाता है लिप्सा, है ना। लाभ पाने की इच्छा अगर पूछे तो लिप्सा कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अलमारी किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है। तो अलमारी जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है ना। अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगालियों से याद रखना है, पुर्तगाली से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो पुर्तगाली था। प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था। 1498 में आया था, केरल के कालीकट पर आया था और इसका स्वागत जमोरिन ने किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और पुर्तगालियों से जो गोवा को मुक्त कब कराया गया था, तो गोवा को कब पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? 1961 में करवाया था ना, भारतीय सेना ने करवाया था। और नेक्स्ट है कि 20 के दांत नामक कहानी समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। तो 20 के दांत नामक कहानी समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। तो ये मध्य वर्ग के, है ना। 20 के दांत ये मध्य वर्ग के, समाज के मध्य वर्ग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। तो वायु का पर्यायवाची इसमें कौन है? तो वायु का पर्यायवाची
पवन भी है, समीर भी है, अनिल भी है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11 में है कि देखिए एक बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, मोटा मोटी आपको बेस्ट एक्सप्रेसेस मिल जाए। बेस्ट एक्सप्रेशन मतलब साइनो पूछा जा रहा है, ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बेस्ट एक्सप्रेशन साइनो, यानी कोपियस का मतलब होता है कोपियस, कोपियस का मतलब हो गया, इस कोपियस का मतलब होता है ये प्लेंटीफुल होता है ना, कोपियस का मतलब प्रचुर, प्रचुर होता है ना, प्रचुर यानी कि अत्यधिक, यानी इसका हो गया प्लेंटीफुल, है ना। एक क्वेश्चन लगता है 11 नंबर छूटा है ना, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि मीरा के पदों को किसने संपादित किया था। तो मीरा के पदों को संपादित किया था किसने, अली सरदार जाफरी ने किया था। मीरा के पदों को किसने संपादित किया, तो अली सरदार जाफरी ने किया था। मीरा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक, 2-3 प्रश्न पूछा जाता है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो हुआ था कुडकी, है ना, कुडकी राजस्थान में है, ठीक है, वहाँ पर मीराबाई का जन्म हुआ था। और NCERT के अनुसार मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना है। और मीराबाई का गुरु का नाम याद रखना है, वो कौन था, गुरु रविदास। उसका रविदास बोली या तो रैदास भी बोला जाता है, ठीक है, तो गुरु रविदास मीराबाई के गुरु थे। नेक्स्ट है आपका, इसका बता दिए बेस्ट एक्सप्रेसेस, कोपियस का मतलब होता है प्रचुर, है ना, प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है प्रचुर। नेक्स्ट है इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें देखिए अपोजिट पूछा जा रहा है ना, विच इन अपोजिट इन मीनिंग, यानी अपोजिट यानी विपरार्थक शब्द पूछा जा रहा है। तो विपरार्थक इसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस का मतलब क्या होता है, एक्सट्रेनियस मतलब होता है असंगत, है ना, और रिलेवेंट का मतलब होता है संगत। इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है इसमें पूछा जा रहा है आपका, वन वर्ड इज स्पेल्ड कोरेक्टली, है ना, कोरेक्टली मतलब सही वाला पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। 4 दिया रहता है, उसमें 3 गलत दिया हुआ है, चूज द कोरेक्टली स्पेल्ड। तो कोरेक्टली स्पेल्ड सही वाला पूछना है। अगर पूछा जाए रॉन्गली स्पेल्ड यानी गलत शब्द उसमें रहता है, उसको चुनना है। तो यहाँ पर क्या है, सही वाला चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये डिस्क्रेपेंसी, ये वाला सही है ना, डिस्क्रिपेंसी ये सही है। डिस्क्रेपेंसी मतलब वो संगति होता है। इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है इसमें क्या, द सेंटेंसेज गिवन विथ ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विथ अनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी खाली जगहों पर उपयुक्त शब्दों को भरना है। फॉर अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड, 4 विकल्पों को आपको सजेस्ट किया गया। फॉर ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, फॉर ईच क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन के लिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प चुने। तो वन ऑफ द रीजन्स इम्प्रेशनिस्ट्स caused such a scandal was dash their colors were too bright, यानी कि वन ऑफ द रीजन मतलब कारण, उन कारणों में से एक कारण है कि द इम्प्रेशनिस्ट यानी कि प्रभाववादी caused such a स्कैंडल, स्कैंडल मीन्स होता है कांड या निंदा। स्कैंडल्स वाज बिकॉज देयर कलर्स वार ब्यूटीफुल, क्योंकि उसके जो कलर है ना वो काफ़ी चमकीला था, काफ़ी चमकीला था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि सी मस्ट समटाइम्स डैश टू रन अवे, उसे अवश्य कभी कभी क्या हैव वांटेड टू रन अवे, कभी कभी उसे अवश्य दौड़ना चाहिए। मस्ट के बाद क्या होगा, हैव वांटेड लग गया, हैव वांटेड, हैव और भी3 लगेगा, ठीक है। मस्ट के बाद है भी आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17। इसमें क्या पूछा जा रहा है, आइडम एवं फ्रेज यानी मुहावरे पूछा जा रहा है। उसका मुहावरा क्या है, स्मूथ रफल्ड फीदर्स, है ना, स्मूथ रफल्ड फीदर्स मतलब होता है चिकने झालदार पंख, चिकने झालदार पंख। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेक पीपुल फील लेस ऑफेंडेड। लेस ऑफेंडेड यानी कि ज़्यादा उसे अपमानित नहीं, कम, पूरा कम, यानी कि चिकने झालदार पंख मतलब उसे आसानी से, मतलब एक मतलब सिंपल वे में उसके पीपुल को अच्छे बना देना पूरा, है। तो मेक पीपुल फील लेस ऑफेंडेड। नेक्स्ट है इसमें क्या है कि कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द चुना है आपको, ठीक है। वन हु स्टडीज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड, वैसा व्यक्ति जो मनुष्य के दिमाग को पढ़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मानसिक, जो दिमाग को, माइंड को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, वो साइकोलॉजिस्ट कहलाता है ना, वो मनोविज्ञान कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है कि इन डेज क्वेश्चन सेंटेंस, इसमें क्या एक्टिव और पैसिव वॉइस है, तो इसमें चेंज करना है। अगर एक्टिव में पैसिव में बदल देना है, पैसिव में एक्टिव में बदल देना है। तो ये क्या हुआ है, एक्टिव में दिया हुआ है, ठीक है, इसे पैसिव में बदल देगा।
तो वरुण एट 6 रोटी, वरुण क्या है 6 रोटी खाया एट द डिनर, रात में खाने में वो 6 रोटी खाया। तो क्या है इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट जो है 6 रोटी जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या सब्जेक्ट बन जाएगा। तो 6 रोटी जाएगा, ठीक है, क्या 6 रोटी जाएगा ना, 8 डिनर है, पहले 8 डिनर है ना, तो 8 डिनर भी आ सकती है, ठीक है। तो 8 डिनर और उसके बाद ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया 6 रोटीज। अब यहाँ प्लुरल है तो यहाँ 8 है पास्ट टेंस में, तो ये वाज या वेयर लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ प्लुरल है तो वेयर लग गया, ठीक है। ईटेन बाय ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय वरुण, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है चूज द इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बताना है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है, हेमंत सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट और इन्वर्टेड कोमा प्लीज टेल भरत। तो देखिए प्लीज जब भी रहे ये क्या डायरेक्ट टेंस में है, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा लगता है तो डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में इसको बदलना है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में बदलना है, तो जब प्लीज है तो देखिए सिंपल रहता है तो क्या है कंजक्शन के रूप में डेट लगता है, लेकिन जब प्लीज है तो टू टू यहाँ कंजक्शन के रूप में लगेगा। और ये जो बदलता है, जैसे ही से हेमंत सेड है तो यहाँ होता है हेमंत रिक्वेस्टेड टू, है ना, रिक्वेस्टेड टू द होटल, ये रिक्वेस्टेड टू में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे हेमंत सेड जैसे यहाँ ऑप्शन में आया तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है, इसका आंसर ये नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर ऑप्शन दूसरा देखते हैं, हेमंत रिक्वेस्टेड है इसमें तो ये हो सकता है, ये सेड है, ये नहीं होगा आंसर। हेमंत रिक्वेस्टेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट और प्लीज, प्लीज यहाँ टू में बदलता है, प्लीज यहाँ हट जाएगा, ठीक है। प्लीज इसमें आल है, प्लीज नहीं होगा, प्लीज इसमें आल है, ये नहीं होगा। यहाँ इसको इसमें ये वाला सही है ना, हेमंत रिक्वेस्टेड टू होटल रिसेप्शनिस्ट टू इन्फॉर्म, ये वाला सही है। भरत दैट की ही वुड, है ना, विल वुड में बदल जाता है, कम टू सी हिम द नेक्स्ट डे एट 10 AM। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है अब मैथ का आता है। यहाँ पर क्या है कि एक संख्या को जब 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जब 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस टाइप के जब भी प्रश्न आए तो ध्यान रखना है, जैसे कि एक संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना आता है। अब पूछा कि उस संख्या को 6 से अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो जो शेषफल बचा है ना, ठीक है, जैसे कि 36 से विभाजित किया और शेषफल इतना बचा है। आप पूछा कि उस संख्या में कितने जब 6 से विभाजित करते हैं तो कितना, तो ये जो शेषफल बचा है उसी में भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जैसे कि जो शेषफल 25 प्राप्त हुआ है तो उसी संख्या को 6 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो 6 से इसमें 25 में भागा दीजिए, 6 6 24, शेषफल कितना आया 1, तो उसका आंसर 1 ही होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एक किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है ए, ठीक है, 5 दिनों तक कार्य किया तथा शेष काम 42 दिनों में पूरा किया, तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए ए किसी काम को 20 दिन में किया और ये कर सकता है, ठीक है, लेकिन 5 दिन काम किया, तो शेष काम बी 42 दिन में करता है। तो शेष बराबर क्या होता है, देखिए शेष जो है ना, शेष जो आएगा भिन्न में, और ये कितना 42 दिन में किया तो उसको बराबर कर देंगे और फिर बी का जो 1 का मान निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा कि बी कुल कितने दिनों में कर सकता है। जैसे कि ए 20 दिन में किया तो 1 दिन में कितना करेगा 1/20 भाग, और इसने 5 दिन किया तो 5 × 20 यानी कि 1/4 भाग किया। शेष कितना बचेगा, तो 4 में से घटा दीजिए, शेष रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 3/4, ठीक है। इतना भाग शेष है और इतना भाग जो है शेष भाग 42 दिन में बी किया, यानी कि बराबर 42 कर दीजिए, इतना भाग 42 दिन में करता है। यहाँ पर 1 का मान निकाल दीजिए, यानी 3 से काटिए इसको, 4 42 और ये 4 उधर गुना हो जाएगा, 14 चौको 56, 1 का मान कितना हो गया 56, यानी कि 56 दिनों में बी काम कर सकता है। तो आंसर क्या होगा 1 हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट है इसमें क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 है, ठीक है, तो के का मान ज्ञात करें। तो इसमें क्या देखिए माध्य निकालना है, सिंपल क्या है, ये दिया हुआ अंक और ये कितनी बार है, तो 6 ये 6 बार है, ये 10 के बार, ये 15 6 बार है, 20 10 बार है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तो निकालते कैसे, टोटल मान जो होगा 5 6 30, फिर 10 गुना के प्लस, फिर प्लस होगा 15 6 90, फिर प्लस होगा ये, फिर प्लस होगा ये, तो प्लस करके और भागा जितना संख्या है, तो संख्या कितना है फ्रीक्वेंसी, ये 6 बार है, फिर ये के बार है, प्लस 6 बार प्लस 10 बार, इसको बटा इससे भागा देंगे तो कितना आ जाएगा माध्य उसका आ जाएगा 15 जैसे है। तो इसको करते हैं, जैसे 5 6 30, यहाँ प्लस 30 करिए, है ना, समझते जाइएगा, गुना 10 के,
तो +10K कर देते हैं, प्लस 15 छक्का 90, है ना। आप भी अब कॉपी में बनाइएगा तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। 20 दें 200, ठीक है। और फिर 25 पचे 125। अब बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 6 प्लस सबको इसको जोड़ गए ना, 6 6 12, 12 10 22, 22 5 27, 27 +K। अब बराबर कितना आया, ये माध्य 15 आया है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, देखिए यहाँ 90 है और 90 और 30, ये कितना हो गया 120, 120 और 125 कितना हो गया 245, 245 और 200 कितना हो जाएगा 445, 445 +K, इतना आया अभी तक कैलकुलेट करके, 445 +10K, ठीक है। और ये 27 +K को इधर कर दीजिए राइट साइड, इधर 15 से गुना हो जाएगा, तो गुना करेंगे 15 गुना एक बार 27, फिर 15 गुना एक बार K आएगा, तो 15 गुना 27 करेंगे, 15 सती 75 से, और बाकी 10, और 15 दूनी 30 और 10 फिर 40, यानी कि 15 सती 75 से यानी 5 आएगा, ठीक है। 15 सती 75 से और बाकी 10, 15 दूनी 30 और 10 40, यानी 405 आएगा इधर। अब +15K, प्लस क्या होगा 15K होगा, ठीक है। अब देखिए ये 10K इधर 15K में चला जाएगा, तो 5K बच गया, ठीक है। ये इधर कर दिए, और ये 405 इधर घटा देंगे 445 में, तो कितना आएगा 405 घट गया तो 40 आएगा, तो 5 से काट देंगे 8 25 40 होता है, तो K का मान क्या आ गया 8 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 900 रुपया है तथा उस पर 10% की छूट दी जाती है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए 900 है, 10% की छूट दे दी है, 10% का मतलब 1/10, और छूट यानी कि इसमें घटा देते हैं ना, 10 में से ऊपर वाला घट जाएगा 9/10, इसमें 9/10 से गुना कर दीजिए, तो 1 शून्य से 1 शून्य चला गया, 9×9 = 81, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी का माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात जब भी बोले तो माध्यिका का मतलब क्या होता है कि सभी को बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, ठीक है। जो जितना अंक दिया हुआ बढ़ते क्रम में लिखिए, और जो बीच वाला होगा उसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्रम में इसको लिखते हैं तो पहले क्या आएगा, सबसे छोटा 1 है, 1 आ गया, फिर क्या 2, फिर 4, फिर 5, फिर 8। अब बीच में कौन आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। बीच में इधर 2 इधर 2, बीच में कौन आ रहा है 4, आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल इतना और इतना किलोमीटर है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। देखिए धारा के अनुकूल अगर दिया हुआ है और धारा के विपरीत दिया हुआ है, ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल निकाल सकते हैं आराम से। क्यों, देखिए उसमें क्या होता है कि अगर शांत जल में नाव की चाल निकालना है तो ये धारा के अनुकूल अब प्लस धारा के विपरीत बटा 2 हो जाता है। और धारा की चाल अगर निकालना हो, देखिए ये नाव की चाल हो गया, धारा की चाल निकालना हो तो धारा के अनुकूल माइनस धारा के विपरीत वाला जो है उसका अंतर अब बटा 2 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नाव की चाल पूछा, तो ये दोनों जोड़ के बटा 2 कर दीजिए, 16 12 28, 28 बटा 2 यानी 14 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 27। 27 में कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है जो कि 4 वर्ष में 15% की दर से इतना ब्याज होता है। तो मान के चलिए मूलधन ये है और ब्याज कितना हो गया 15 चौका 60, 60% ब्याज हो गया, और ब्याज कितना दिया हुआ है 4200, ठीक है 4200। ये परसेंटेज को है नीचे में 100 आएगा तो इधर कर देंगे तो इधर 2 शून्य आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य चला गया, और 6 से काट दीजिए, 6 7 42, यानी 7 और 3 शून्य बच गया, यानी 7000 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कोण ABC, देखिए थोड़ा सा लेंदी और छोटा सा स्पेस है इसलिए थोड़ा सा समझिएगा ना। कोण ABC में AC और AB भुजाओं पर D और E बिंदु क्रमशः इस तरह है कि ADE बराबर कोण B है। तो देखिए पहले ये समझिए, ये ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, और AC और AB भुजाओं पर, AC पर D और AB पर दिया हुआ है E।
ठीक है। ए बी पर यहाँ पर दे दीजिए, है ना, ए बी पर ई दिया हुआ, ठीक है। आप कॉपी में नोट करते जाइएगा तो आपको क्या आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो दिया हुआ है और इसमें क्या लिखा है इसको मिला दीजिए। अब क्या लिखा है कि ए डी ई, कौन ए डी ई यानी कि ये वाला, है ना, ये वाला कौन ए डी ई जो है कौन बी के बराबर है, यानी कि इसके बराबर है, ठीक है। जब ये ऐसा कभी रहे तो ध्यान देना है, देखिए कौन ये और ये बराबर है ना, तो इसका फॉर्मूले में क्या आएगा मालूम, जैसे ए डी बटा ए बी, ठीक है, ए डी होगा ऐसे, ए डी बटा ए बी, ये वाला छोटका और बटा ये वाला ए बी बड़का, ठीक है। अब बराबर में होगा, बराबर में हो जाएगा डी ई, ये छोटका बटा ये बड़का, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं ये, ठीक है, ये छोटका बटा ये बड़का, तो डी ई ये वाला होगा डी ई, अब बटा बड़का, बड़का यानी कि ये बी सी, ठीक है। अब आसानी से ये मान दिया हुआ, मान बैठाइएगा निकल जाएगा। तो इसमें दिया हुआ आपको कौन सा मालूम, ए ई जो है ए ई दिया हुआ, लेकिन हमको क्या यहाँ ए डी से मतलब ए डी, पूछा क्या जा रहा है कि डी ई बराबर क्या होगा, यानी कि ये वाला पूछा जा रहा है, एक्स का मान, ये डी छोटका ये वाला, ठीक है। तो इसमें ए डी यहाँ दिया हुआ है, ए डी का मान कितना दिया हुआ है 7.6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं 7.6 बटा में क्या ए बी क्या होगा, तो देखिए इसमें ए ई का मान दिया हुआ है, ठीक है, ए ई का मान दिया हुआ ये वाला ए ई, और ए बी का मान क्या होगा, देखिए ए ई प्लस क्या होगा ये बी ई, है ना, ये जो बी ई ये वाला यहाँ तक, ठीक है। तो बी ई का मान क्या था 4.2 दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है 4.2, ठीक है। तो 4.2 ये दोनों 4.2 और 7 ये ए ई कितना है वो है ए ई 7.2, सो 7.2 और 4.2 कितना हो जाएगा 7.2 और 4.2 जब जोड़िएगा दो दो कितना हुआ 4 और 7 4 11, यानी 11.4। फिर बराबर में क्या है, बराबर में आपको निकालना है डी ई यानी कि एक्स, अब बट्टा में बी सी कितना दिया हुआ 8.4। अब इसको काटिए आंसर निकल जाएगा, पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ बचा हुआ है 8.4 के वाला, ठीक है। 19 चौक 76, 19 चौक 14 से, अब फिर यहाँ 6 से कट जाएगा 14 चौक 84, अब फिर ये 14 इधर गुना हो जाएगा 4 से, 14 चौक 56, यानी एक्स बराबर 56 है ना, 5.6। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला है, देखिए ये वाला क्या है साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर ये 65 डिग्री है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री है। अब इसको क्या है देखिए, इसको जोड़ के देखिएगा अगर, यानी कि पहले तो इसको समझिए, साइन स्क्वायर 65 डिग्री को आप लिख सकते हैं क्या मालूम, साइन स्क्वायर 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए 90 माइनस 25 कितना होगा 65 ही होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, इसको हो जाएगा कोस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। और यहाँ कितना देगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा दोनों दिया हुआ है, ये अलग में है, तो ये दोनों अगर जोड़ के 90 आ रहा है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये क्या हुआ 1 हो गया। इसको भी अगर कोस में है सेम में और इसका जोड़ कितना 90 आ रहा है, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर 1 नीचे 1 क्या हुआ ये 1 हो गया टोटल, ठीक है, इसका मान 1 हो गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, अब इसको क्या है देखिए साइन 90 को लिख सकते हैं, 19 को लिख सकते हैं क्या कोस इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 71, साइन 90 माइनस 71 क्या जाएगा कोस 71 हो जाएगा, और कोस 71 ये दिया हुआ है, यानी कोस स्क्वायर 71 ये हो जाएगा, ठीक है। यानी ये भी हो गया साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान क्या होगा 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट है ए बी सी का मान इतना दिया हुआ है और ए प्लस बी सी प्लस सी ए का मान इतना दिया हुआ है, तो इतना का मान निकालना है। देखिए इतना मान निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, देखिए ये सूत्र क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, ये बराबर सूत्र होता है ए बी सी, ठीक है, जो कि दिया हुआ है ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस
ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। ये एक इतना बराबर होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर इतना होता है। तो इतना निकालने बोल रहा है, तो ये तो दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है ना। इसको अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये भी दिया हुआ है ना, देखिए ये प्लस बी सी प्लस सी बराबर 1 दिया हुआ है। माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो वही हो जाता है, ठीक है। ये वाला नहीं दिया हुआ है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकल गया तो यहाँ मान बैठा देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा ये वाला फॉर्मूला से, जो ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्लस होता है 2 × AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये वाला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा, ठीक है। तो इतना का मान क्या आ जाएगा, 4 4 चौक 16 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × क्या है यहाँ दिया हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, जिसका मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यानी कि 1 से गुना करेंगे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही बचेगा, ठीक है। तो 2 को क्या करेंगे, 2 इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मान कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा ना। ए स्क्वायर 16 में से 2 घट गया 14 हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें जो फॉर्मूला पीछे लिखाए थे उसमें 14 बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लिखाए थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, यानी कि ये ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले तो उसका मान कितना आया था अभी 14। अब माइनस में क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसका मान कितना है, इसका मान है 1, है ना। इसका मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो 1 घटा दीजिए इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 14 में से गया 13, 13 चौके 52। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो बल का इकाई क्या आता है, न्यूटन। तो क्षेत्रफल का क्या होगा, हेक्टेयर, है ना। क्षेत्रफल का हो जाता है हेक्टेयर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो तीर, चाकू, बंदूक, ये सब क्या है, एक हथियार है, ठीक है, शस्त्र है, और ये सैनिक अलग है। तो इसका आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट है इसमें बताना है कि जैसे ए प्लस 3 कितना हुआ, 4, है ना। 4 और 3 7, फिर 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 3 और 3 6, 6 3 9 और 9 3 12 हो जाएगा। 12 यानी कि L12, है ना, L12 पर है, तो JL हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है। चतुर्भुज यानी कि ऐसे हो जाएगा, किसी भी तरह 4 भुजा हो उसमें चतुर्भुज हो गया, ठीक है। आयत भी चतुर्भुज है, वर्ग भी चतुर्भुज है। तो इसमें क्या है, चतुर्भुज क्या है, एक ये हो गया और एक ये 2, और फिर एक ये टोटल 3, फिर ये वाला 4, फिर ये 5 और फिर ये 6 है। तो टोटल कितना इसमें आ रहा है, टोटल 6 चतुर्भुज आ रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नहीं, एक ये भी आएगा ना, एक बड़ा वाला आएगा ये वाला, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए 1 2 फिर ये 3 4 5 6 और एक ये 7, तो टोटल 7 चतुर्भुज है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो इसमें क्या है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से भी कुछ आइडिया लगता है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है चारों तरफ, देखिए ये जो ये स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद जो है ना, शुरुआत के बाद उसके बाद जो लाइन है ये छोटा है, उसके बाद बड़ा है, उसके बाद बड़ा है, ठीक है। बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लाइन है, उसके बाद बड़ा है, उसके बाद फिर बड़ा है ना, सीरियल से बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में सीरियल से है। तो ये देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर देखते हैं तो एक बड़ा है फिर छोटा है, तो ये नहीं होगा क्योंकि पहले छोटा से शुरुआत है। ये जो इसके बाद है ये वाला
कॉर्नर के बाद जो सटा हुआ है, इसके बाद छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, है ना, ऐसे में। इसमें क्या देखिए, इसके बाद छोटा है, इसके बाद फिर बड़ा आ गया, अब फिर छोटा आ गया, ये भी नहीं होगा। और इसके बाद ये तो वैसा है ही नहीं, है ना, ये वाला ये कॉर्नर से सटा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में ये सही आंसर है। नेक्स्ट है समसामयिक सामाजिक जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में क्या है, नीचे दी गई चारों नदियाँ केरल की नदियाँ हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी है। तो राज्य की सबसे, ये केरल की ये सभी नदियाँ हैं, तो केरल के कौन सा है जो सबसे दक्षिण वाली नदी है, तो इसका आंसर है नेयार नदी जो है ये सबसे दक्षिण नदी है, ठीक है। बाकी ये सभी नदियाँ कहाँ हैं, पेरियार नदी, कुप्पम नदी, चेलियार नदी, ये सब केरल में, ठीक है। तो उसमें सबसे दक्षिण में नेयार नदी, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा बोले तो की बोल दे तो कावेरी, है ना, की बोले तो कावेरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गंगा नदी है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें ध्यान रखना है, भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे ये राजकुमारी अमृत कौर थे ना, राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री। तो इससे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो यही थे, है ना, क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्री थे, तो पहली कैबिनेट मंत्री भी राजकुमारी अमृत कौर ही हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहला शिक्षा मंत्री कौन था, तो ये था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है 11 नवंबर को, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, तो ये थे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी, तो ये थी विजया लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। विजया लक्ष्मी पंडित से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, यूएनओ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो विजया लक्ष्मी पंडित ही थी। नेक्स्ट है कि प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था। तो प्रतापगढ़ की लड़ाई छत्रपति शिवाजी और हुआ था किसके बीच हुआ था, अफजल खान के बीच हुआ था ना। तो अफजल खान इसमें मारा गया था, अफजल खान इसमें मारा गया था, तो ये ध्यान रखना है। शिवाजी की बात आई है तो छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहता था कौन, अष्टदिग्गज, है ना, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान किसके दरबार में, तो शिवाजी के दरबार में रहता था। कन्फ्यूजन हो जाता है किसमें, अष्टदिग्गज में, तो अष्टदिग्गज रहता था कृष्णदेव राय के दरबार में। तो ऐसे रिलेट कर लीजिए, अष्टदिग्गज देवराय, दिग्गज देवराय, है ना। तो अष्टदिग्गज जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में, और अष्टप्रधान जो है शिवाजी के दरबार में रहता था। और चौथ और सरदेश मुखी जो है ये क्या था, तो ये जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य में एक कर था, है ना, चौथ और सरदेश मुखी। नेक्स्ट है कि कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ स्थित है। कौन सा पर्वत है, तो म्यांमार के साथ स्थित है, तो ये पूर्वांचल, है ना, पूर्वी सीमा की बात कर रही है तो पूर्वांचल हो गया। ये जो पर्वत है म्यांमार के साथ स्थित है, ठीक है। और पर्वत की बात आई है तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो सबसे प्राचीन है अरावली पर्वत, है ना। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गुरु शिखर है। याद ऐसे रख लीजिए, सबसे प्राचीन है तो गुरु जैसा है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सतपुड़ा पर्वत यहाँ, तो ये है मध्य प्रदेश में, नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। इसे याद ऐसे रख लीजिए। नाश्ता कभी पूछा जाता है कि किन दो नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वत है, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच है, नाश्ता, नर्मदा सतपुड़ा और ताप्ती के बीच है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। नेक्स्ट है कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है चल निधि कवरेज अनुपात कहा जाता है ना, चल निधि कवरेज अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 52 में है, और उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 63 में। ये सारे चीज़ ध्यान रखना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की बनने के लिए योग्यता के लिए आयु कितना होता है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी
बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? तो बराबर की गुफाएं ये किस काल की है ये पूछा जा रहा है। तो ये है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की है। ठीक है, ये बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? बिहार में ही है। ठीक है, और ये मौर्य साम्राज्य की है। मौर्य साम्राज्य के मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। यानी अशोक का दादा था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना? 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और विधान परिषद का पूछे तो विधान परिषद का हो जाएगा 30 न्यूनतम आयु। ठीक है, उसी तरह होता है लोकसभा का 25 और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। ठीक है, ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। और उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? ये राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो राज्यपाल है अनुच्छेद 213 के तहत ये अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, राज्यपाल 213। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेगा? किस अनुच्छेद के तहत? ये एक को इधर कर दीजिए, यानी सीधा कर दीजिए, 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और 213 से राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में और उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट है, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये अधिकतर उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में पाया जाता है क्या? बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह उत्तराखंड में पाया जाता है। उत्तराखंड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, जैसे नंदा देवी चोटी पूछे तो उत्तराखंड में, चामोली घाटी उत्तराखंड में, जोहार घाटी उत्तराखंड में। भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो कहाँ है? तो वो भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हुएनसोंग भारत आया था? याद रख लेना हमेशा, कभी कन्फ्यूजन ना हो। हुएनसोंग हर्षवर्धन, हुएनसोंग हर्षवर्धन, हुएनसोंग हर्षवर्धन, हुएनसोंग हर्षवर्धन। ठीक है, क्योंकि एक फाहियान आया था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था ना, तो इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, तो याद रखें हुएनसोंग हर्षवर्धन, हुएनसोंग हर्षवर्धन है ना। और एक फाहियान ना पूछे भारत आया था किसके समय? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। अच्छा, हुएनसोंग भारत कब आया था? ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो 630 ईस्वी में आया था। हुएनसोंग से निश्चित रूप से एग्जाम में, कई एग्जामों में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये वाला रिपीट होते रहता है। हुएनसोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो भारत आकर ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ये ध्यान रखना है। हुएनसोंग की एक पुस्तक है, उसका नाम है सी यू की, है ना। सी यू की पुस्तक के लेखक कौन था? तो हुएनसोंग था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तो कोलेरू झील ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। दो झील एक और है जो कि रिपीट होता है, लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। और पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दोनों जगह है। ज़्यादा 80% है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? तो वो है बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो वो है चिल्का झील, उड़ीसा में है। और भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील सांभर झील कहाँ है? तो वो राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि भारत 28 राज्यों और देश संघ शासित प्रदेशों के साथ एक संघीय गणराज्य है। तो भारत में कितना? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसका आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार 2020 से पहले एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किया जाता था? तो ये किया जाता था कितना? 2 सदस्यों है, 2 सदस्यों को, 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामित किया जा सकता था। तो इसका आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर 2। और राज्यसभा में कितने को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 50 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का घर है?
तो यानी K2 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो K2 या तो गोडविन एस्टीन भी इसे बोला जाता है, ये है कहाँ? तो पूर्वी काराकोरम रेंज में है, ठीक है, पूर्वी काराकोरम रेंज में ये स्थित है। नेक्स्ट है कि मोरमुगाओ पोर्ट, यानी मोरमुगाओ जो है क्या बंदरगाह पोर्ट ये स्थित है। तो नाम से ही याद रख लेना हमेशा, गाओ यानी गोवा, गाओ गोवा, तो मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में। इसका आंसर क्या हो गया? गोवा। हमेशा याद रहेगा, कभी भूलना नहीं है। गाओ से गाओ, डायरेक्ट यहाँ से आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए। मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा में है, ठीक है। अच्छा, एक आता है कि पारादीप कहाँ है? पारादीप बंदरगाह जो है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। इसे याद ऐसे रख लीजिए, पारादीप। तो दीप जब जलाते हैं तो देखिएगा ऊपर क्या उड़ता है, ऐसे है ना, उड़ता है, ऊपर हिलता है, तो ऐसे रखिए उड़ता है। पारादीप उड़ीसा, पारादीप उड़ेगा, तो आग जो है लो क्या है? उड़ती है। तो पारादीप उड़ीसा, पारादीप उड़ीसा। और हल्दिया बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, याद रखना, हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। और कांडला बंदरगाह गुजरात में, याद कैसे रखना है हमेशा? तो कांडला यानी कि गुजरात में, यानी रात को कांड हो गया, रात को कांड हो गया, ठीक है, रात को कांड हो गया, यानी कि कांडला गुजरात में है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो वो विशाखापत्तनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में है। और एक नहाबा सोबा बंदरगाह कहाँ? मुंबई में है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस बंदरगाह का नाम रखा गया है? तो नहाबा सोबा बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रख दिया गया है। नेक्स्ट, एक निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है, आपको पहले से मतलब बोल दिया जाता है हम क्वेश्चन ये वाला पूछेंगे, आपको याद रखना है, रखिए, क्योंकि दादा भाई नौरोजी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब एग्जाम में रिपीट होते रहता है, और हमेशा रिपीट होता है, हमेशा पूछा जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक उठाकर देखिएगा तो उसमें मिलेगा आपको। अभी बिहार टीचर का एग्जाम अभी जो जुलाई 2024 में हुआ है उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी से 3-4 प्रश्न है जो कि अक्सर रिपीट होता है। कौन सा है? जैसे भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ब्रिटिश सांसद चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी ही था। भारत का बायोब्रिज यानी कि द ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत जो है ये इसी बुक में इसका वर्णन किया हुआ है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया का। इंडिया पुस्तक में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया हुआ है, किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक मतलब हर पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी से, तो इनको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी जिसे शहरी सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है निम्न में से किसके साथ निहित है? तो किसके साथ निहित है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए ताकि आपको याद भी रहे। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी जिसे शहरी सहकारी बैंक यूसीबी के नाम से जाना जाता है निम्न में से किसके साथ ये निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी विभाग के साथ ये निहित है ना, भारतीय यानी आरबीआई शहरी विभाग के साथ। आरबीआई की बात आई, आरबीआई से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, ठीक है। और आरबीआई क्या भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई बैंकों का बैंक कहा जाता है। साख नीति, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है, ठीक है। और आरबीआई क्या है? आरबीआई का वर्तमान अभी गवर्नर करंट अफेयर में याद रखना कौन है? शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटता है? तो उत्तरी अक्षांश जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत को लगभग 2 हिस्सों में ये बांटता है। तो कर्क रेखा ये, ठीक है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है? तो इसे आप याद भी किए होंगे, याद भी होगा, एक बार रिविजन करिए। कौन क्या चीज़? मित्र पर गमछा जा रहा है ना, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। क्या हो गया? मित्र पर गमछा झार, ये 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के भी यानी कि 5 है ना के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितना है? तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितना है? तो 21 वर्ष है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 243 के कितना 243 के ई है ना, ई बोलिए या तो भी बोलिए। ई मतलब क्या हो गया? 5 हो गया ना, ABCDE 5वें स्थान पर है। तो इससे क्वेश्चन आता है कि जो पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 के ई में है। ठीक है, इसे याद ऐसे रखिए रिलेट करके। देखिए पंचायतों का कार्यकाल जो होता है अमूमन कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो इसको 5वें स्थान पर है ये 243 के ई। ठीक है, तो 5वें स्थान पर है 243 के ई हो गया। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? तो 243 के आई में है। आयोग, राज्य वित्त आयोग, आयोग आई। ठीक है, आयोग आई 243 के आई में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और पूछे कि ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो कि पंचायतों का शक्ति किस में है? तो पंचायतों का शक्ति है अनुच्छेद 243 के जी में है। याद कैसे रखना है? देखिए पंचायतों की शक्ति है अनुच्छेद 243 की। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है, ये इसको याद रखना है ऐसे कि पार्ले जी खाने से शक्ति मिलती है। पार्ले जी यानी 243 के जी में पंचायतों का शक्ति दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है? नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। मतदान देने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। मतदान देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया था? कि संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखना 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में किया गया था, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है? तो देखिए सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। और अगर पूछे कि बिहार में सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा पूर्णिया, है ना। पश्चिम बंगाल के साइड में ही चले जाइए। और देश पूछे तो पश्चिम बंगाल के साइड में ही चले जाइए। देश में क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो यहाँ पर क्या है? सिंहभूम और जादूगोड़ा ये दोनों नाम भी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसे याद रखना है हमेशा कि सिंहभूम कहाँ है? झारखंड के एक जिला है और जादूगोड़ा वहीं पर है। ठीक है, तो ये किसके लिए? तो ये यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ये है ऑप्शन नंबर 3 में यूरेनियम, है ना। यूरेनियम की खान के लिए फेमस है जादूगोड़ा, वो झारखंड के सिंहभूम जिला में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन कार्य कब शुरू हुआ? तो 1967 में हुआ था। ठीक है, और पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो ये यूरेनियम का ही अयस्क है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में नहीं है? तो चंबल संभाग में 3 जिला आता है। कौन कौन सा? भिंड, श्योपुर और मुरैना आता है। ठीक है, छिंदवाड़ा नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था? तो प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन के साथ 3 शब्द शामिल किया गया था। कौन कौन? धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। तो अखंडता यहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 3-4 प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। पहले ये पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, और एक तो ये हो गया मौलिक कर्तव्य, और एक ये 3 शब्द हो गया क्या? धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। और एक क्वेश्चन आता है कि ये मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था 1978 में। अब ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आदरपूर्वक
भारत का बायोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो द ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको बता दिए थे। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और प्रति व्यक्ति कितना रुपये लगाया था? तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आए उस समय, ये अनुमान लगाया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है ना, साइंस का आता है क्वेश्चन यहाँ पे कि अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ यानी कि पराध्वनिक जो होता है, पराध्वनि होता है, पराश्रव्य ध्वनि, वे ध्वनियाँ जो डेस आवृत्तियाँ होती है। तो पराश्रव्य ध्वनि क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 है ना, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होगा। ये ध्वनि 3 प्रकार का होता है। एक होता है श्रव्य ध्वनि जो कि मानव सुन सकता है, ठीक है। तो उससे पहले होता है क्या? अपश्रव्य। अपश्रव्य जो मानव नहीं सुन सकता। अपश्रव्य होता है 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। और श्रव्य ध्वनि जो होता है जिसको हम लोग सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। और प्रश्रव्य ध्वनि होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। और ध्वनि को किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक गति करता है? तो ठोस में। ठोस में सबसे तेजी से ये गति करता है। ठोस में भी ऑप्शन में अगर इस्पात रहे तो आंसर इस्पात हो जाता है। नेक्स्ट है जरा दूरदर्शिता यानी कि प्रेस्बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका? द्विफोकल लेंस यानी बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन आता है, 4 से ज़्यादा नहीं आता है, 4 ही आएगा। कौन कौन आएगा? एक तो ये हो गया जरा दृष्टि दोष, एक आएगा दूरदृष्टि दोष, ठीक है, और एक आएगा निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद कैसे रखना है? देखिए दूर का है कौन सा है? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, ठीक है। इसे कन्फ्यूजन ना हो, कभी एक दूसरे में एक्सचेंज ना हो। याद कैसे रखना है? देखिए दूर है ना, 2 लीटर है, 2 लीटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लीटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, ठीक है। दूर दृष्टि को ये 3 लीटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। फिर ये 3 लीटर है, निकट में 3 लीटर है, तो 3 लीटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लीटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। अवतल में 4 लीटर है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यानी कि दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का? तो उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक आता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें लेंस काम नहीं करता है, उसका ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक है। तो कौन सा है? ये अल्कोहल है ना। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ईंधन का पेट्रोल के बराबर ऊष्मीय मान है? तो पेट्रोल के बराबर ऊष्मीय मान ये किसका है? किस ईंधन का है? तो ये है केरोसिन का, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है। पेट्रोल की गुणवत्ता किस में मापते हैं? ऑक्टेन में, ठीक है। और केरोसिन से कौन सा क्वेश्चन आता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? तो याद रखना आपको, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है। केरोसिन को क्या कहते हैं? मिट्टी का तेल भी कहा जाता है। और फॉस्फोरस को किस में रखते हैं? पानी में रखा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। मीथेन से बात आई। मीथेन क्या है? मार्स गैस जिसे कहा जाता है। और कोयले की खदाने में कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। और धान की खेतों में भी मीथेन गैस पाया जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? बायोगैस हो गया या प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब का मुख्य घटक क्या? मीथेन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 65। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो देखिए आपको हर क्वेश्चन के साथ काफ़ी भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या अभी थोड़ा लिमिटेड बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए जल्दी सेट भी आपको कम टाइम में समाप्त करना ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें। आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा और ऐसा कंटेंट जो कि आपके एग्ज़ाम के पूरा रिलेवेंट हो, यानी एग्ज़ाम के सूटेबल हो। और वैसे ही ये चीज़ें बताते हैं जो कि एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ठीक है, और बार बार पूछा जाता है, ठीक है। वैसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स रिलेट करके पढ़ाया जाता है। तो इसलिए इस चैनल पर आप बने रहें। आप पीछे का वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्वालिटी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो ये शरीर का किस अंग है? तो वो है जिगर। जिगर को क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर को क्या बोलते हैं? तो यकृत, है ना। ये तीनों एक ही नाम है।
यकृत को ही लीवर कहा जाता है, लीवर को ही जिगर कहा जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कहाँ किया जाता है, तो जिगर में किया जाता है, ठीक है। अब जिगर में किया जाता है, एक क्वेश्चन आएगा आपसे ये कि जो विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, तो यकृत में संग्रहित होता है, ठीक है, यकृत में। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत ही है, ठीक है। और यकृत में क्या है, जो हेपेटाइटिस रोग होता है, जॉन्डिस रोग होता है, वो कहाँ होता है, तो लीवर में ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाता है और सबसे छोटी ग्रंथि होता है पीनियल ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदय का वॉल्व नहीं है, तो हृदय का वॉल्व नहीं है, ये पट जो है हृदय का वॉल्व नहीं है। बाकी हृदय कपाट, महाधमनी और त्रिकपडी, ये क्या है, ट्रिक सपिड जो है, ये सब हृदय का वॉल्व है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 67 कि हाइपोकैलेमिया डैश की कमी के कारण होता है, तो हाइपोकैलेमिया जो है ये पोटेशियम की कमी के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया होता है। अब पोटेशियम से ध्यान रख लेना, पोटेशियम को किस में रखा जाता है, तो पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। पोटेशियम का जो संकेत क्या होता है, क्या होता है, इसका परमाणु संख्या कितना है, 19 है, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेंघा रोग होता है। और आयरन की कमी से क्या होता है, तो वो एनीमिया होता है ना, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। और कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है, तो तनाव से मुकाबला करने में ये सेरोटोनिन हार्मोन जो है इसको सहायक माना जाता है ना, सेरोटोनिन हार्मोन को। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से किसने रक्त प्रवाह की खोज की, देखिए एक आता है रक्त प्रवाह और एक आता है रक्त समूह की खोज किसने की, ठीक है। तो इसे कन्फ्यूजन ना और याद भी रहे कैसे रखना है। देखिए रक्त प्रवाह या तो रक्त परिसंचरण बोले, तो प्रवाह या परिसंचरण ये किस पे चलता है, जो एक इसको रिलेट करिए कि परिसंचरण यानी कि परिवहन, रक्त परिवहन या परिसंचरण या तो प्रवाह, कुछ भी पूछे तो परिवहन, रक्त परिवहन या तो प्रवाह किस पे चलेगा, तो अधिकतर ध्यान परिवहन क्या होता है, हाईवे पर चलता है, ठीक है। हाईवे पर कोई भी चीज़ चलेगा तो हाईवे रक्त प्रवाह, हाईवे वाला आंसर करना है, हाईवे विलियम हॉर्वे, ठीक है, रिलेट कर लेना है विलियम हॉर्वे। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया, तो विलियम हाईवे ने किया। इसको हार्वे है लेकिन हाईवे आप याद रखिएगा, ठीक है, तो याद रहेगा विलियम हार्वे ने किया। रक्त समूह की खोज लेंड अस्टीनर ने किया था ना, कार्ल लेंड अस्टीनर ने किया था। रक्त की बात करें तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, रक्त है तो क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, ये क्षारीय है, ठीक है। और वयस्क मानव शरीर में कितना रक्त होता है, तो 4.5 से 5.5 लीटर रक्त होता है। उसके अपने वजन का 7% रक्त होता है, ठीक है। और रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है ना, आयरन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आरबीसी, ठीक है। तो ऑप्शन में जो भी आए आंसर टिक कर सकते हैं। तो आरबीसी करता है, आरबीसी किसमें, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन मान के चलिए, हीमोग्लोबिन जो है रक्त का परिवहन करता है। अगर ऑप्शन में हीमोग्लोबिन नहीं हो तो आरबीसी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा रक्त को क्या है, देखिए रक्त में टोटल क्या है, ब्लड में क्या होता है कि ब्लड में क्या 55% जो है प्लाज्मा है, ठीक है। और 45% में आपका आ जाता है क्या क्या, प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है, तो 92% इसमें पानी होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक जैव रासायनिक यौगिक है, तो एक जैव रासायनिक यौगिक इसमें से कौन सा है, तो ये जीवित वस्तुओं में पाए जाने वाला कार्बनिक आधारित यौगिक जो है ये जैव रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 कि दाईं फुफ्फुस धमनी डैश होती है, तो दाईं फुफ्फुस धमनी जो है बाईं की तुलना में लंबी होती है। बस ये याद रखना है यहाँ पे कि दाईं जो होता है वो बाएं से लंबा होता है। दाएं जो है ऐसे भी याद रखिए, जैसे दाहिना हाथ जो है वो क्या है, बाएं से ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़्यादा ताकतवर रहता है। तो उसी तरह दाएं फुफ्फुस धमनी जो है बाईं की तुलना में लंबी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस इसमें कौन नहीं है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस में आपको याद रखना है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन है ना, मीथेन तो है यहाँ दिया हुआ, CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये भी ये ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प, ओजोन
ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैस यानी कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वैश्विक तापमान के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे सूखा बर्फ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो उपधातु क्या? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या उपधातु में आ जाता है, अर्धचालक में आ जाता है। ठीक है, तो ये उपधातु है। ठीक है, बाकी ये टीन, बिस्मथ, फास्फोरस क्या है, ये सब धातु है। ठीक है, तो ये उपधातु क्या हो गया? सिलिकॉन। ठीक है, याद रखना है सिलिकॉन। नेक्स्ट है मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किस एक का समावयव है? तो मिथाइल प्रोपेन ये एन ब्यूटेन का समावयव है, एन ब्यूटेन का। ठीक है, अच्छा, एलपीजी गैस में कौन कौन सा जो एलपीजी जो सिलेंडर वाला गैस है उसमें कौन कौन क्या क्या पाया जाता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और इसे याद कैसे रखना है कि जब सिलेंडर को उठाते हैं ना, तो सिलेंडर को उठाते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, बीपी बढ़ जाता है, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन है। नेक्स्ट है कि जे थॉमसन को डैश की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये याद है आपको बचपन से कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था ना। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन कहीं देता है, लेकिन इसका श्रेय दिया जाता है किसको? रदरफोर्ड को, है ना। प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड को इसका श्रेय दिया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चेडविक ने किया था। अच्छा, इसे याद कैसे रखना है? हमेशा याद रहेगा आपको, न्यू चड्डी, ऐसे याद रख लीजिए, न्यू चड्डी यानी न्यूट्रॉन के चेडविक, न्यूट्रॉन का चेडविक, हमेशा याद रहेगा। तो पॉजिट्रॉन्स का खोज किसने किया? तो एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। नेक्स्ट है श्रृंखलन का गुण डैश में प्रबल होता है। तो श्रृंखलन का गुण किस में प्रबल होता है? तो कार्बन में। ठीक है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण प्रबल होता है। अच्छा, कार्बन का अपरूप कौन कौन सा मालूम? जैसे कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिंस्टर फ्लेरिन, है ना, बकमिंस्टर फ्लेरिन का एक अपरूप है? तो ये कौन है? कार्बन, है ना, कार्बन। बकमिंस्टर फ्लेरिन का एक अपरूप है कौन? कार्बन है। ठीक है, कार्बन का अपरूप कौन कौन सा है? तो हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, ये सब क्या कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो फल का बहुत तेज सुगंध आता है किसमें? इथाइल एसीटेट में। इथाइल एसीटेट में फल की बहुत सुगंध होता है। अच्छा, हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों कार्य को नियंत्रण करती है, तो वो कौन हो सकता है? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। इसका आंसर 2 हो गया, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और ये कहाँ? मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, और अग्नाशय ग्रंथि से क्या? पेनक्रियाज है ये। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है, जो मधुमेह का कारण है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत होता है। सबसे छोटा ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है, जो मस्तिष्क में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? तो एल्डिहाइड कौन सा है? प्रोपेनल जो है ये एल्डिहाइड है, प्रोपेनल एल्डिहाइड है ना। इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2 और CHO। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आँख में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा? तो इसका आंसर है नेत्र गोलक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की जो किरणें हैं, प्रकाश की मात्रा जो है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो वो करता है आइरिस, है ना, आइरिस, जिसे परितारिका भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था पिछले सेट में कि प्रकाश की किरणें जिससे होकर आँख में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो कॉर्निया कहलाता है ना, कॉर्निया से होकर आँख में प्रवेश करती है। और नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया का ही दान दिया जाता है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? तो मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है किसे? WBC को कहा जाता है ना, श्वेत रक्त कणिका को। क्योंकि जो रोग प्रतिरक्षा ये है, यानी कि सारे रोगों से जो रक्षा करता है, लड़ता कौन है? तो WBC ही करता है। ये रक्त का प्रकार है। ठीक है, रक्त को जैसे ना ब्लड में क्या है 55% क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया। और ये 45% में जो आता है प्लेटलेट्स,
और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये क्वेश्चन आता है, तो ये 13 से 20 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, और आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 में है कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दुग्ध का स्त्राव होता है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो कौन सा है जो दूध का स्त्राव करता है, तो उसके लिए है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये क्या करता है, ये दूध स्त्राव के लिए क्या करता है, इसको अति करता है ना, प्रेरित करता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है, तो संक्रामक बीमारी में क्या आ जाएगा, खसरा, ठीक है, खसरा संक्रामक बीमारी है। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है, तो विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। मधुमेह जो रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो प्रोटीन सबसे अधिक इसमें से किस में होगा, तो प्रोटीन ये सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना है, तो 20 अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। और क्वासी योरकर रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से क्वासी योरकर रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है यहाँ सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का क्वेश्चन है 86 कि किस खेल के विश्व निकाय ने ट्रिपल्स नामक एक नया खेल प्रारूप पेश किया है, तो ये किया है कौन, बैडमिंटन ने, है बैडमिंटन। ये क्या है, ये अच्छा बैडमिंटन से एक चीज़ ध्यान रखना है, पहले तो ये याद रखिए ट्रिपल्स नामक एक नया खेल प्रारूप पेश किया है बैडमिंटन ने, ठीक है। बैडमिंटन का 2 खिलाड़ी है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न मिला था, है ना, शेट्टी एंड चिराग शेट्टी था, ठीक है, एक और एक था रंकी रेड्डी, है ना, शेट्टी और रेड्डी। इसको 2023 का जो है क्या राजीव गांधी खेल रत्न मिला है इसको, ठीक है, तो ये याद रखना, बैडमिंटन खिलाड़ी था वो। नेक्स्ट है कि चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट है विकेट कीपर का हेलमेट जमीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज के शॉट से निकली बॉल हेलमेट पर जा लगी, ऐसा होने के कारण बैटिंग टीम को कितने पेनल्टी रन दिए जाते हैं। देखिए विकेट कीपर का हेलमेट रखा हुआ है, ठीक है, और बल्लेबाज का शॉट जो है वो हेलमेट पे अगर लग जाती है तो इसमें बैटिंग टीम का कितने रन पेनल्टी लगता है, तो ये पेनल्टी लगता है कितना, 5 रन है। इसका करेक्ट आंसर 4 हो गया, 5 रन। नेक्स्ट है कि रिपब्लिक टीवी के आर भारत लाइव जो न्यूज़ देखते हैं, है ना, आर भारत के निदेशक और प्रमुख संपादक कौन है, तो अर्नब गोस्वामी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल बेलोड्रम में खेला जाता है, तो बेलोड्रम में खेला जाता है क्या, बेलोड्रम में होता है जो साइकिलिंग खेल होता है ना, ये बेलोड्रम होता है साइकिलिंग जो खेला जाता है किस में खेला जाता है, जो उसमें होता है साइकिलिंग बेलोड्रम, उसके खेल परिसर को बेलोड्रम कहा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक है कौन, आशीष रे, यानी इसका करेक्ट आंसर है आशीष रे, ठीक। अच्छा क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत पहली बार कब जीता था, मतलब आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार 1983 में जीता और दूसरी बार 2011 में जीता था। नेक्स्ट है 92 भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार यानी श्रेष्ठता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सर्वोच्च सेना पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है, ठीक है, सबसे सैन्य पुरस्कार जो है सर्वोच्च वो है परमवीर चक्र। अगर सिंपल पूछा जाए भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो भारत रत्न है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, फिर तीसरा नंबर है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर है पद्म श्री पुरस्कार है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, तो चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ, है ना, लखनऊ किस नदी के किनारे, तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं है, तो कालिदास की पुस्तक है ना अभिज्ञान शकुंतलम ये है,
ऋतु संहारम ये है, मालविघ्नि मित्रम ये है। ये वाला मालती माधव ये पुस्तक नहीं है, क्योंकि मालती माधव के लेखक कौन है, तो वो है भवभूति, मालती माधव भवभूति, मालती माधव भवभूति। ठीक है, ये भी पूछा जाता है अलग से भी, तो ध्यान रखना मालती माधव के लेखक भवभूति है। देखिए कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तक है जो एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है, वो सभी याद रखना है। अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा, शकुंतला यहाँ लिखा है तो शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, मालविकाग्नि मित्रम, या तो मेघदूतम या रघुवंशम, ठीक है, कुमार संभवम, ये सब पुस्तक जो है कालिदास की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे, ये आत्मकथा के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार है ना, तो ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे। कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है, तो वो है, कपिल देव की आत्मकथा का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, है ना, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अच्छा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है, युवराज सिंह की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। और सनी डेज किसका है, सुनील गावस्कर का है। नेक्स्ट एक भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है, तो गंगा डॉल्फिन की आबादी सबसे अधिक है यूपी में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन ही है। ठीक है, याद रखना है। और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, तो बिहार के पटना में किया गया है, ये याद रखना है। ठीक है, गंगा की बात आई है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो गंगा नदी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। वन्य जीव यहाँ है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित लागू हुआ, तो 1972 में हुआ था, वन्य जीव 72। नेक्स्ट है, कौन सा देश विश्व में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है, सभी ग्लेशियर खो दिया है, ये वेनेजुएला। ठीक है, अच्छा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट है कि मूडीज रेटिंग के अनुमान है कि भारत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.5% की वृद्धि प्राप्त करेगा। तो कितना, मूडीज रेटिंग के अनुसार भारत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना वृद्धि प्राप्त करेगा, 6.6%। नेक्स्ट है, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, तो मशहूर फुटबॉलर है अपना सुनील छेत्री, है ना, सुनील छेत्री। ठीक है, अच्छा, फुटबॉल से संबंधित अब फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ था। 2026 कहाँ होगा, तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा, ये तीनों जगह होगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने दुनिया के पहले 6G प्रोटोटाइप डिवाइस का अनावरण किया, तो 6G लॉन्च कर दिया कौन, जापान। 6G जापान, 6G ये किया है कौन, जापान किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, 4G कब लॉन्च हुआ था, 4G लॉन्च हुआ था 2012 में। ठीक है, याद रखना है। और 5G लॉन्च हुआ था 2022 में। ठीक है, 12-10-22। ठीक है, 4G 2012 और 5G 2022 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, भारत में, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 3 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है।